आपकी जिंदगी का मकसद वहां पर शुरू हो जाता है जब आप लोग लर्निंग में लोगों को जज करना शुरू करते हैं। आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। आप जिसको प्रमोट करते हैं ना, अगला वही बंदा आपको धोखा देके चला जाता है। इस मुनाफकत के दौर में क्या आपको लगता है आपको मौका मिलेगा कि आप आइंस्टाइन बनेंगे और आप अपने आप को प्रूव करेंगे? नहीं। लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं। लोग आपका रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है। आजिज़ी आपकी वॉक में होनी चाहिए, बट आपको क्यों लगता है कि पावर के साथ आजिज़ी नहीं हो सकती? हाइजीन की बात की जाए तो हाइजीन तो हर चीज़ में ही आ जाती है। अगर किसी भी चीज़ की बात करें उसमें हाइजीन तो पार्ट होता है। तो पहले मैं हाइजीन का ना बिल्कुल सेपरेट सेशन किया करती थी, फिर मैंने सोचा कि मैं हर चीज़ के बीच में ना हाइजीन का जिक्र ज़रूर किया करूँगी। क्योंकि अगर कपड़ों की बात है तो हाइजीन है, अगर आपके मेकअप की बात है तो हाइजीन है, अगर जूतों की बात है जो कि आज हम करेंगे तो हाइजीन का जिक्र ज़रूर आता है। बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी आपको लर्निंग की इतनी ज़रूरत नहीं भी होती, बट उसका एक ब्रिज बनाना ज़रूरी होता है। होता ये रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं, अगर उनके अंदर पैशन है ना कुछ सीखने का या कुछ बनने का, तो वो मिस कहाँ पे हो जाता है उनका प्रॉपर लर्निंग, जहाँ पे उनको लगता है कि जो बनना है ना सिर्फ उसी के बारे में जानना और पढ़ना ज़रूरी है। जैसे इंजीनियर बनना है तो सिर्फ उसी की पढ़ाई करना ज़रूरी है, वो पूरा फोकस उसके ऊपर हो जाता है और कोई चीज़ नहीं सीखी जाती। देखो ज़माना बहुत चेंज हो गया है। जिस तरह अभी वही मैं और कासिम भाई बैठे हुए बात कर रहे थे, ज़माना इतना चेंज हो गया है कि जब हम छोटे थे तो हमें हमारी हाइजीन, हमारी ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों के बारे में ना हमारे नाना नानी दादा दादी सिखाया करते थे और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे। उनको हम जो करता देखते थे ना, हम वो फॉलो करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदगी को तरीके सलीके से गुजारना, मेहमान नवाजी करना, कपड़े पहनने, जूते पहनने, किस तरीके से पहनना है, ये एथिक्स वहीं से सीखी भी आ रही हैं। इसके बारे में कोई गूगल ने मुझे लर्निंग नहीं सिखाई है। मैंने बेसिकली जो कुछ सीखा है वो ऑफ कोर्स अपने घर से सीखा है। सब बच्चे सीखते हैं, बट एक टाइम ऐसा आया ना जिसपे सब मसरूफ़ बहुत हो गए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स। बच्चों के पेरेंट्स इतने मसरूफ़ हो गए कि उनको ये समझ में ही नहीं आई है कि ये चीज़ें जो घर में सीखने वाली हैं ना, वो नौबत ये आ गई कि आज हमें सिखानी पड़ रही हैं अदारों में, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट ये कि अब सब बिज़ी इतने हो गए हैं, बच्चों की ट्रेनिंग्स उस तरीके से होती नहीं है जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं। कुछ बच्चों का कसूर है कि बच्चों का टोटल फोकस उस चीज़ पे हो जाता है कि जी मैंने ये बनना है तो मैंने बस उसकी लर्निंग करनी, बाकी चीज़ों को ना हम इग्नोर कर देते हैं। तालीम मुमकिन का जो ये इनिशिएटिव है, ये इतना बेस्ट है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि जब आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें आसानी कैसे पैदा की जा सकती है। अब आपने पढ़ तो लिया है, सीख तो लिया है, सक्सेसफुल तो आप हैं, चलो एक तो हम बात करते हैं ना, आप सक्सेसफुल हैं तो फिर लगने भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो फिर अब आपको कामयाब होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चूँकि हम कहते हैं कि हमारा जो भी अदारा है, हमारा अदारा हमें हमेशा एक्सेप्ट उस वक़्त करता है जिस वक्त उसको लगता है कि हाँ आपने हमें गो अहेड दे दी है। आप हमें गो अहेड कब देते हैं? जब आप प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं। जब आप प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं तो आप दूसरे को एक्सेप्टेंस का एक लेवल दे देते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे। जिस तरह अभी मैंने अपने लास्ट एक हाइजीन के सेशन में बात की थी कि हाइजीन हमारा पहला वो पॉइंट होता है किसी भी चीज़ की हाइजीन का, कि ये आपके बीच में जो एक बैरियर होता है ना एक्सेप्टेंस का, उसको ब्रेक करता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल ये जो है ना बात ठीक है, जूते में से स्मेल आ रही होगी, गाड़ी में आप बैठे होंगे और वो पूरा एनवायरनमेंट ख़राब करेगी, तो सबसे पहले तो मेरा आपसे बात करने का भी दिल नहीं करेगा, आपका मुझे देखने का भी दिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका माहौल ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ में बिज़ी हो गए हैं कि एटमॉस्फेयर इतनी ख़राब किसकी वजह से। लेट्स से 4 लोग बैठे हुए हैं, अब आपको क्या पता है कि किसकी हाइजीन का मसला है। बज़ाहिरी लोग बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, बट यू नेवर नो किसका क्या मसला है। कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हाइजीन किसी भी चीज़ की है ना, जूते से लेकर आपके बालों तक, आपके कपड़ों तक, हर चीज़ की जो हाइजीन है ना, आप समझ रहे हैं आपके गैजेट्स हैं, अगर वो क्लीन एंड क्लियर हैं तो ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बन रहे। और अगले के लिए जो आपने एक बैरियर था ना एक्सेप्टेंस का, उसको ब्रेक कर दिया है। और अब क्या है कि आप दोनों के ताल्लुक इसलिए स्ट्रांग हो गए क्योंकि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपनी पर्सनालिटी के ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जाए, पर्सनालिटी के ऊपर और हाइजीन के ऊपर काम किया जाए। अटायर अटायर अटायर, याद रखना अटायर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसके साथ जूते मुनासिब नहीं है। हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब तालीम मुमकिन का जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपको कितनी आसानी है, जो चीज़ें हमें घरों में सिखाई जानी चाहिए और अब घरों में इतनी दूरियां आ गई हैं कि एक कमरे में बैठे हुए सब लोग अपने गैजेट्स में मसरूफ़ होते हैं। ऐसे ही है, आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप अपने बड़ों से कुछ सीखें, उनको कुछ बताएं कि आपके आज का दिन कैसा था, आपने आज क्या किया। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि आप लोगों की इतनी फ्रेंडशिप का लेवल स्ट्रांग होता है कि आप एक दूसरे के साथ पूरे दिन की बात कर रहे होते हैं। बट आजकल की इस बिज़ी लाइफ में क्या है, बिज़ी लाइफ में यही है, आप बैठे हुए खाना खाने, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, खाना खाने बैठी हूँ लेकिन दिमाग फंसा हुआ है काम पे। ओए होए फलां का मैसेज आया है कि नहीं, रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, सेशन होगा कि नहीं होगा, ओहो सेशन के पॉइंट्स रह गए जल्दी से नोट कर लूँ। 100 मेरे मसाइल होते हैं। खाना खाने हम बैठते हैं, सब लोगों को मैं नोट करती हूँ, बच्चों से लेके बड़ों तक, सब अपनी इस कश्मकश में मसरूफ़ होते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले ना हमें इन चीज़ों को ब्रेक करना होगा। कुछ हमें एथिक्स सीखने पड़ेंगे, कुछ हमें रवैयों में तब्दीली चाहिए और हमने वो तब्दीली लेकर आनी है। वो तब्दीली तालीम मुमकिन लेकर आ रहा है। आपने क्या करना है, हमने तो समझ लें हम एक ब्रश हैं, चमकना आपने, समझ रहे हो आप, मैंने तो सिर्फ आपको ब्रश करना है, क्लीन होने के बाद चमकना आपने है। मुझे प्राउड फील हो कि ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। आप यकीन करें, अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बैच 1 बैच 2 की बच्चियाँ हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हमारे कहीं पे भी बाहर सेशंस होते हैं तो बच्चियाँ मिलने के लिए आती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये वो मेरे बच्चे हैं जो मेरे हाथ से निकले हुए। अब मैंने कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज देखा है लोगों की अटायर में। बच्चे मुझे हर वक्त ये मैसेज कर रहे थे, मैम ये ड्रेस है, इसके साथ मेरे ये जूते पड़े हुए, कौन सा वाला कैरी करूं आपके ख्याल में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको इन दोनों में से क्या समझ में आ रहा है। जो मैंने सिखाया होता है बच्चे कहते हैं मैम मुझे तो लगता है कि आपके मुताबिक तो ये होगा। इसका मतलब है कि आपने सीखा है, आप सीख रहे हो, आप पॉलिश हो रहे हो और अब आप चमक रहे हो। ठीक है, वॉक फॉर सक्सेस, वॉक टू सक्सेस इज द सेम थिंग। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सीखनी है वो चाल, वो चलने का तरीका, वॉक का वो तरीका जो आपको जाहिर कर दे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक पॉलिश्ड इंसान हैं, आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान हैं। ग्रूमिंग उस वक्त तक अपनी लेवल को नहीं टच करती जब तक कि आपके चलने, बोलने, उठने, बैठने का अंदाज़ अच्छा ना हो। समझ रहे हो आप इस बात को। तो वॉक टू सक्सेस का जो 4th सेशन है, इसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। कोशिश होती है कि हमेशा कुछ नया लेकर आऊँ ताकि मेरे बच्चे मुझसे बोर ना हो जाएं। यहाँ तक कि जब मेरे YouTube चैनल पे चीज़ें अपलोड होती हैं तो मुझे लगता है सेम कंटेंट ना आए, लोगों को ये ना लगे कि यार भाई इसके तो अल्फाज ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे मेरे यहाँ पे मौजूद हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, वो ये चाहते हैं कि मैंने एक कामयाब जर्नलिस्ट बनना है, एक कामयाब इंजीनियर बनना है, मैंने कुछ बन के दिखाना है। उसके लिए अपने आप को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज पे ध्यान बाद में जाएगा, पहले तुम्हारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी ड्रेसिंग है, आपके जूते, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी चलने का अंदाज़ है। ठीक है, हमने वॉक टू सक्सेस के इस 4th सेशन में हाउ वॉकिंग कैन इम्प्रूव योर बिजनेस एंड टेक यू टू सक्सेस, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है जनाब। रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो उसकी रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाते हैं। सिम्टम्स और कॉजेज़ तो आप छोड़ देना इसमें। ठीक है, रेमेडीज़ मतलब किस तरीके से हम अपनी वॉक को प्रोफेशनल कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये देखना है कि हमें अपने फुट केयर की कितनी ज़रूरत है और हमारी शूज़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। तो जनाब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, पर्सनालिटी जजमेंट बेस्ड ऑन वॉक स्टाइल। बीच में आप लोग को शामिल करूँगी। इज़ योर वॉक हाइडिंग सीक्रेट्स, फाइंड व्हाट डज योर वॉकिंग स्टाइल से अबाउट यू। 2 तरह की वॉक होती है अगर हम सिंपल बात करें, एक होती है हल्की वॉक, एक होती है तेज़ वॉक। ठीक है, अच्छा ये 2 चीज़ें जो है ना आपकी, मतलब इसमें फास्ट वॉक है, ड्रैगिंग फील, छकड़ 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 करके आप चल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा आप बीमार हैं, आपको मसला क्या है।
ये 4 चीज़ें सबसे पहले जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बता देती हैं कि इज़ योर वॉक हाइडिंग सीक्रेट्स। सबसे पहले जब आप चल रहे होते हैं फास्ट वॉक से या ड्रैगिंग फीट से, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं जज करूंगी। ठीक है, वो क्या है? मुझे लगेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त ठीक है, ऑफ कोर्स। सो बेटा ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जब मैं किसी बच्चे को ड्रैगिंग फीट या फिर फास्ट वॉक करते हुए देखूँ तो मैं सबसे पहले ना इन 4 बातों का अंदाज़ा ज़रूर लगाऊंगी। आप भी अंदाज़ा इस बात का लगाएंगे कि इंसान जो चल रहा है, चलने वाले की मेंटल हेल्थ इस वक्त ठीक है कि नहीं। ये क्या बता रही है? उसके चलने का अंदाज बता रहा है। उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ में किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो सकती है या फॉर द टाइम बिंग डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके अंदर एनर्जी है या नहीं है, लेथार्जिक फील कर रहा है या क्या है, बहुत थका हुआ है या क्या है। ठीक है, 4 चीज़ है उसका सक्सेस रेट। आपके चलने का जो अंदाज है ना, आप देखें आपके उस्ताद कैसे चलते हैं। आप अपने अदारों में काम करेंगे, आप देखेंगे आपके बॉस की वॉक में कितना बड़ा चेंज होगा। आपकी ज़िंदगी का मकसद वहाँ पर शुरू हो जाता है जब आप लोग लर्निंग में लोगों को जज करना शुरू करते हैं। ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट खुद की सक्सेस को एनहांस करने के लिए जज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखना है जूनियर्स के चलने का अंदाज क्या है, आपको पता चल जाएगा। ये उस पॉइंट पे जहाँ पे वो लर्न कर रहा है, जहाँ पे ठीक है डाउन टू अर्थ होना इस कोई बुरी बात नहीं है, आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। ठीक हो गया? हाउ मूड अफेक्ट्स योर वॉक। अच्छा, अब ये हमने 2 तरह की बेसिक वॉक्स के बारे में पढ़ा है, या तेज़ होगी या स्लो होगी। हमने उसके बारे में पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे हमने ये पढ़ना है कि ये एक रियलिटी बेस्ड बात है कि आपका जो मूड है ना वो अफेक्ट करता है आपकी वॉक को। आप जैसे चल रहे होते हैं ना, उससे आपका मूड दिखाई दे रहा होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, मूड कैसा है, इसके लिए अब आपने देखना है टाइप्स ऑफ वॉक। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग इसको ज़रा गौर से पढ़ लें। आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे जो मैंने आपको कैजुअल स्ट्रॉल हो सकती है, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, ट्रेल वॉकिंग हो सकती है, हिल वॉकिंग ऑफ कोर्स इट्स अ टाइप ऑफ वॉक, पावर वॉकिंग हो सकती है, नॉर्डिक वॉकिंग हो सकती है, रेस वॉकिंग हो सकती है, स्लम्प्ड हो सकती है। स्लम्प्ड मैंने कहा आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए शोल्डर डाउन, झुके हुए थोड़े से, इस तरह की, उसको आप राउंड शोल्डर भी कह सकते हैं, ये वाली वॉक हो सकती है। मेरा आपसे जो सवाल है ना, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। वॉक स्टाइल व्हेन यू फील हैप्पी, आपको क्या लगता है जब आप बहुत खुश होती हो आप कैसे चलती हो? हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। Walk style when you feel sad. Walk style when you feel proud. Walk style when you feel excited. Brisk, I can say. Power, when you feel proud में भी power हो सकता है. Your walking style in different situations, when you walk fast, when you walk slow, take long strides. ठीक है? अच्छा, आप तेज कब चल रहे होते हो, उसकी situations क्या हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। कोई क्लास है या कुछ और आपको पता है टाइम निकल रहा है, बस आपने वहाँ पहुँचना है, या आपको लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है, तो फॉर दैट्स वाई व्हेन यू वॉक स्लो। मेरा तो जब मूड अच्छा होता है तब भी मैं स्लो चल लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, चहलकदमी तो फिर ऐसे ही है ना, जब आपका एंजॉय करने का मूड है, आपने एक एक लम्हे को फील करना है। ठीक है, अच्छा, टेक लॉन्ग स्ट्राइड्स व्हेन यू फील हरी। ठीक है, आपने कहीं ज़रूर जाना है। वॉट योर वॉकिंग स्टाइल रिवील्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग स्टाइल। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें सबसे पहले ना, हाउ टू डिटर्मिन राइट फिट ऑफ शूज़। यहाँ पर हम पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये हाई हील बूट्स वेयर क्या कहते हैं, टेक चार्ज, मतलब कहते हैं कि आपके जो जूते हैं ना वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिवील करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। तो इस तरह के जूते पहनने वालों के बारे में रिसर्च कहती है कि ये चार्ज लेने वाले लोग होते हैं। हट जाओ पीछे, मैं करती हूँ, मुझे आता है, मुझे पता है। ऐसे लोगों के साथ कभी मुलाकात हुई है कि आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान है? किसको लगता है?
वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। फ्लैट्स बिहाइंड सीन लीडर, हाँ यार ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ बिकॉज आई एम वन ऑफ देम। बिहाइंड द सीन लीडर्स, मज़े की बात है मैं इसी तरह के जूते भी पहनती हूँ, इसलिए मुझे लगता है बिहाइंड द सीन लीडर्स कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको होता है कि यार सारा पीछे मैं काम कर लूँगी, बस आगे परफेक्ट होना चाहिए, मैंने सामने नहीं आना, मैं सामने नहीं आऊँगी बट बैक द स्टेज जितनी मेहनत होगी मैं चाहूँगी परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, उसके बाद फिर तबीयतें भी बड़ी ख़राब होती हैं जब आप इतना इतना हार्ड वर्क करते हैं बट आपको लगता है आपने कुछ अचीव कर लिया। बॉस वुमेन ऐसा है ना, बहुत सारी मतलब रिसर्च कहती है कि इस तरह के जो लोग हैं ना वो बड़े बॉसी शख्सियत के होते हैं। फ्लैशी फुटवेयर शोज दैट द वेयरर इज एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का तुम लोगों को डिफरेंस तो पता है। अब तुम में से एक्सट्रोवर्ट कौन है? क्या शशके तुम लोग? इंट्रोवर्ट किसको लगता है? ऑफ कोर्स इन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। क्या रीज़न है, क्या लगता है तुम्हें कि इंट्रोवर्ट क्यों हो आप? कोई इसकी ख़ास रीज़न है या आपको लगता है बहुत जीनियस है? या आपके फ्रेंड्स, इधर फ्रेंड्स कौन है? फ्रेंड्स कौन है? आप दोनों? अच्छा, आप में से इंट्रोवर्ट कौन है? तुम एक्सट्रोवर्ट हो ना? तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत लायक और जीनियस, और क्या लगता है तुम्हें ये क्यों इंट्रोवर्ट है? या इसको अकेले रहने का शौक़ है, इसको नहीं पसंद है कि मैं ज़्यादा लोगों में उठूँ बैठूँ? क्या इसकी स्पेशलिटी तुम्हें क्या फीलिंग आती कि क्यों है ये इंट्रोवर्ट? ठीक है, और कौन बच्चा यहाँ पे बताएगा? चलो एक रीज़न तो ये है, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है? कोई बंदा जो इंट्रोवर्ट होता है, तुम लोग आखिर इतने लोगों को जानते तो होगे ना? हाँ हाँ, ये तो एक मेन रीज़न होती है। मुझे लगता है उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और तुम ये देख लेना, जिसने ज़्यादा लोगों के साथ उठ बैठ के देखा हो या जिसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व और एब्जॉर्ब कर लिया हो ना, वो हो जाता है इंट्रोवर्ट। क्योंकि उसको पता होता है कि यार ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है तो पीछे छुरा मार के हो जाएगा। कहते हैं ना, आप पे वार वो करता है जो सबसे आपका करीबी होता है। अभी हम बड़ी बातें करके आ रहे हैं ना अंदर बैठ के, तो वो सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूम रही है। चलो खैर, वो भी इसके पर भी बात करेंगे। सो जी, क्रिएटिव, ट्रेडिशनल, क्लासिक पर्सनालिटी। अच्छा, ये वैसे है, मैंने अपने जानने वालों में बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी बच्चियों को देखा है अपने स्टूडेंट्स में कि जिनके पाँव इतने बने सबरे होते हैं और जिनको ये कोल्हापुरी और खुस्से टाइप चीज़ें पसंद होती हैं ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत क्रिएटिव होती है, उनको आर्ट पसंद होता है, वो आर्ट लवर्स होते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोग भी इस चीज़ से एग्री करोगे, वो ट्रेडिशनल माइंडेड होती हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बड़ी शैबी लुक है, ये है शैबी लुक। ये वो बच्चे होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं भाग भाग के काम कर रहे हैं, डजंट मैटर वो क्या लग रहे हैं, माय फुट किसी को मेरे से क्या लगता है, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे लोग होते हैं ना। तो आपको ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं? किस किस के क्लास फेलोज हैं? आप बताओ कि वो शैबी जो होते हैं आपके ख्याल में उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ और पाई जाती हैं? बड़ा बड़ा पटाखे फाड़ देंगे, है ना, बस हट जाओ सारे, मैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं। वो उनको ये मैटर ही नहीं करता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इनमें से कोई आइंस्टाइन निकल आता है। आइंस्टाइन की पर्सनालिटी देखी हुई है ना आप लोगों ने, उसकी कितनी शैबी पर्सनालिटी है, लेकिन देखो उसने काम कितने बड़े किए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग तो, हमारा तो परसेप्शन ही डिफरेंट है ना। हम कहते हैं कि नहीं भाई आपने शैबी नहीं दिखना, अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर एक्सेप्टेंस जो है ना उसका बैरियर आपने जो है क्रॉस करना है कि आप इतने क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए कि अगला बंदा आपको एक्सेप्ट कर ले। तो ये आइंस्टाइन तो आप बाद में बनेंगे ना जब कोई काम करेंगे, क्या पता है आप आइंस्टाइन के लेवल को पहुँचे ही ना। जितनी इस वक्त मुनाफकत आ चुकी है, मुनाफकत इतनी आ चुकी है, आप जिसको प्रमोट करते हैं ना अगला वही बंदा आपको धोखा दे के चला जाता है या आपको अदारे से वही निकलवाता है जिसको आपने हायर करवाया होता है। इस मुनाफकत के दौर में क्या आपको लगता है आपको मौका मिलेगा कि आप आइंस्टाइन बनेंगे और आप अपने आप को प्रूव करेंगे? नहीं बेटा, मुनाफकत तो फिर यही है, फिर आपको थोड़ा सा जो है ना दुनियादारी की तरफ इन होना पड़ेगा। मेरी बातें बहुत छोटी छोटी सादी सादी लेकिन गहरी हैं और बड़ी सिंपल हैं, मीनिंगफुल हैं, तुम्हें फ़ौरन समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ।
ये मौके आपको नहीं मिलने कि आपने प्रूव करना है, तो फिर आपको ना अपने ऊपर पर्सनालिटी पे पहले ही काम शुरू कर देना है। फ्लिप फ्लॉप, लेड बैक पर्सन, ओहो हो, ये कौन है कोई जानने वाला कॉलेज फेलो, कोई क्लास फेलो ऐसा? लेड बैक पर्सन कोई है? उसके अंदर क्या पाई जाती है पर्सनालिटी, क्या आपको लगता है? वो अपने आप में रहना चाहता है। वो अपने आप में रहना चाहता है, लेकिन वो कोई जीनियस नहीं होता, ठीक है? उसने आइंस्टाइन नहीं बनना, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसका ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। वो लगता है डंडे मार के माँ ने भेजा, जा जाके पढ़ के आ, बस मैनू डिग्री चाहिए। हाँ, और वो कहता है बस मैं डिग्री ला के तो मैं पास हो जाऊँ, बस बहुत है, मेरा कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। क्योंकि जो शैबी बंदा हमने देखा है ना, वो है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद है और वो उसमें इतना घुस चुका हुआ है कि उसने बस वो काम करना है। बट ये जो लेड बैक पर्सन है ना, ये कहते हैं मुझे तो कहा था तो मैं पढ़ूँ ना, मुझे शौक वॉक कोई नहीं है। ऐसे ही है ना, मेरा मकसद कोई नहीं है, बस ये तो अम्मा को खुश करने के लिए मैंने कहा चलो एक आधी डिग्री ले लूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स शूज़, गोल ओरिएंटेड पर्सन, नो डाउट। ये पता है कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके अंदर सेम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं बैक स्टेज पे लीडर्स जो होते हैं, बैक स्टेज लीडर्स वाली क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। ये देखो तुम लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जूतों से आपकी पहचान हो रही है। आपको देख के लोग कहते हैं यार ये बड़ा कामी बंदा है, ये इसको कहो ये करेगा, बहुत प्रोएक्टिव है। तो ये प्रोएक्टिव लोग हैं, गोल ओरिएंटेड, कुछ करके दिखाना है, बस अपने गोल के ऊपर फोकस्ड हैं, एम्बिशियस, ऑलवेज शाइनी एंड क्लीन शूज़, ग्रेट इंप्रेशन एवरी डे। अच्छा जी, कंपैटिबिलिटी ऑफ शूज़ विद ड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे यहाँ बच्चियों को नॉलेज नहीं होती, जूते किस तरह के पहने हैं, लिबास की नौइयत क्या है, आपने लिबास कैसा पहना है और उसके साथ जूते कैसे पहनने। अब आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मैक्सी फ्रॉक पहन के तो नीचे खुस्से पहन लेती हैं। मैं कहती हूँ ज़ीरो हो जाता है आपका टायर। भाई मैक्सी जो है वो एक वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल है, उसके नीचे आप ट्रेडिशनल खुस्सा पहनेंगी तो वो तो मर जाएगा, उसका तो वो कोई क्लास ही ना रही। तो इस तरह आपको कंपैटिबिलिटी ऑफ शूज़ विद ड्रेसेस ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए खुस्सा नॉर्मली किस तरह के ड्रेसेस के साथ पहना जाता है। अब देखो मैक्सी और फ्रॉक में कितना फ़र्क है। मैक्सी की एक डिफरेंट फ्लेयर होती है, मैक्सी एक वेस्टर्न स्टाइल है, लेकिन ये देखो ट्रेडिशनल फ्रॉक है, इसको आप सिंधी कह सकते हो, उसको आप बलोची ड्रेस कह सकते हो, ये होते हैं ट्रेडिशनल कपड़े। इसके अलावा चूड़ीदार पजामे के साथ भी आप देखें, उसके साथ कोलापुरी बड़ी अच्छी चली जाती है, खुस्सा बड़ा अच्छा जाता है। ये देखो ये क्या है, ये है ट्रैक सूट, ठीक है? ट्रैक सूट के साथ ऑफ कोर्स आपको स्नीकर्स या जॉगर्स ही सही लगेंगे ना। अब आप ये देखें, ये पम्प शूज़ हैं, ये क्या, ये बिल्कुल एक कैजुअल ट्राउज़र और शर्ट में बंदी है, और ये जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, उनके साथ इजी माहौल में है, वहाँ पर आपके फ्लैट पम्प्स वगैरह चल सकते हैं। आप ये देखें, इस तरह के बूट्स पहनने के लिए ओवरकोट ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कोई लूज़ पैंट शर्ट पहन ली और उसके ऊपर ओवरकोट पहना, लॉन्ग कोट पहना, उसके साथ आपके इस तरह के बूट्स चलते हैं। अब आप ये पम्प शूज़ के, मैंने पहले आपको एक ऑप्शन दिखा दिए ना ब्लैक में, अब ये दूसरा देखो सेम वही है। अब आप ये देखें, ये वेस्टर्न ड्रेसिंग है, वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ इसने कोट शूज़ पहने में कितने क्लासी लग रहे हैं। अब इसके साथ वो उठ के खुस्सा या कोलापुरी पहनेगी तो उसकी तो शो ही ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी। ये ले जी, वेस्टर्न ड्रेसिंग में आपके पेंट कोट, बिजनेस क्लास, क्लासी शीक लुक, इसमें आपको कोट शूज़ पहनना ज़रूरी है। वो 1 इंच के नहीं होंगे, वो पेंसिल हील टाइप होंगे, या कम से कम उसकी 3 इंच की या 2.5 इंच की हील होगी। अच्छा बाय द वे, मुझे इस ड्रेसिंग के साथ ना ये नहीं पसंद स्टिलेटोस वगैरह। मैं कहती हूँ भाई आप क्लासी लुक में तो फिर प्रॉपर क्लासी लुक में आए। लेकिन लोग ये पहनते हैं और इसको लोग कहते हैं कि ये सही है। अबाया, आप अबाया लुक कैरी करते हैं ना, लोग मुझे कहते हैं जी आप अबाया लुक के बारे में बात करें। बेटा अबाया कैरी करना ना इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि जी जिस तरह आप एक आम लिबास पहनते हैं, अबाया को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अबाया आपके स्टाइल को सिर्फ कैमोफ्लॉज करने के लिए नहीं है, आपकी सिर्फ बॉडी को कैमोफ्लॉज करने के लिए नहीं है, इसकी एक रिस्पेक्ट है, इसका एक स्टाइल है, उसका क्लीन होना, उसका हाइजीन होना, हाइजेनिक होना, उसका डिसेंट होना,
उसका डिस्ट्रैक्शन के बगैर होना, उसका एक स्टाइल और लुक होना, एक क्लास होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल गर्ल्स। अभी आप आ रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, जो जो बच्चियां अबाया कैरी करती हैं ना, आपने उसको एक स्टाइल से कैरी करना है। आपने अबाया को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना कि 10-10 दिन तक आप उसको वॉश नहीं कर रहे, अंदर का लिबास भी आपने चेंज नहीं किया कि ऊपर तो अबाया ही आना है, और फिर अबाया आपने कैरी कर लिया, ठीक है। इतनी स्टिंक, इतनी स्मेली हो जाती है आपकी अबाया जो आप पहन रहे होते हैं कि बंदे देखने वाले को अफसोस होता है कि यार तुमने अबाया को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया है। अबाया इज़ अ ड्रेस, उसका एक स्टाइल है। आप देखेंगे आपको उसकी कहीं से बॉडी एक्सपोज हो रही है, कहीं से उसके बॉडी पार्ट आपको एक्सेंचुएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं। लुक चेक करें। मैं कहती हूँ, मैं गारंटी से कहती हूँ, इस अबाया वेयरर के साथ एक बंदी खड़ी कर दें पेंट कोट वाली, मैं कहती हूँ इज्जत में ज़ीरो कमी होगी दोनों के, मतलब बिल्कुल मेंटेन लेवल इक्वल। सो आपने ये लुक क्रिएट करनी है अबाया के साथ, और जिस तरह पेंट कोट के साथ आपने कोट शूज़ पहने हैं, उस तरह यू कैन कैरी कोट शूज़ विद अबाया। और अबाया का स्टाइल तुम लोग चेक करो, कितना सटल कलर, जो कि आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा। आप डार्क कलर्स पहन सकते हो, बट आप कोशिश करो कि वो आपके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो अबाया का मकसद ये नहीं है कि आप पहनकर अच्छे ही ना लगें। छुपाना तो हमने जिस्म के एक्सपोज पार्ट्स को है, हमारा मकसद तो ये है ना। हमारा मकसद ये तो नहीं है कि हम अबाया पहने और हम बीमार लगना शुरू हो जाए। हम अबाया पहने और लगे कि बस हमने मगरों लाया है, बस हमने बस लिबास पहनना है। लिबास पहनने का एक मकसद है। लिबास क्या है, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि लिबास क्या है? आप मुझे बताओ। यू वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह, बताओ मुझे अबाया का क्या मकसद है? आप अबाया सॉरी, लिबास का क्या मकसद है? वो आपको कवर करता है आपकी जो ऐब है और जो आपकी पर्सनालिटी, मतलब जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, आपके ऐबों को छुपाता है। ऐब किस में नहीं है? हर इंसान में है। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है, लेकिन ऐब हमारे दिमाग में है। ये इधर, मुझे मेरा रंग अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरा जिस्म अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने बाल नहीं अच्छे लग रहे, मुझे अपनी आंखें नहीं अच्छी लग रही। मैं कहती हूँ इंतहा को पहुँच गया। कब आएगी ड्रेस की साइंस समझाने का वक्त, कि जब ये पता चल गया कि कोई इंसान अपनी पर्सनालिटी से खुश नहीं है, शुक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान बनाया है। बस अपनी पर्सनालिटी को लेकर ना हम एक समझ लो कि एक रेस के पीछे चल पड़े। वो अच्छी लग रही तो मैं क्यों नहीं अच्छी लग रही? वो कौम है हम जो हम बिल बोर्ड्स में से देख के ना जूतियों के शूट तो जाके जूतियाँ लेते हैं, अपना हमें पता ही नहीं हमें वो सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और हमारे जो ड्रेस हमने पहने उसके साथ वो जूता चलता भी है कि नहीं। हम उस दौर में चले हुए हैं। तो क्या है, सबसे पहले आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आप मकसद को समझें। लिबास पहनने का मकसद क्या है? जूता पहनने का मकसद क्या है? जूते का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि फ़ैशन को फॉलो कर लो पाँव की तबाही फिर जाए। फुट केयर के ऊपर भी अभी हमने बात करनी है। तो हमने ये बताना है कि जूता वो है जिसको पहनकर आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहेंगे और आपका स्टाइल का भी जो एक पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। प्रोफेशनल शूज़ विद यूनिफॉर्म्स, अच्छा ये भी बड़े मज़े की बात है। अब देखें, हर यूनिफॉर्म के साथ ना उसका एक स्पेसिफिक जूता सेट कर दिया गया है। जब बचपन में मैं थी तो हमारी जब पीटी की क्लासेस होती थी, हमारे टेनिस शूज़ हुआ करते थे, फिर हमारे स्पोर्ट्स के बूट्स होते थे, जॉगर्स, फ्लीट बूट हम यूज़ किया करते थे। रनिंग वगैरह के लिए ऑफ कोर्स आप लोग जॉगर्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट अदारे हैं, अदारों में जिस तरह डिफरेंट किस्म के हमारे पाए जाते हैं स्टाफ वगैरह, अभी देखो मेडिकल स्टाफ, इनके होते हैं टेनिस शूज़ या फिर जो स्कूल बूट्स होते हैं ब्लैक कलर के, उनके रैंक्स होते हैं। तो मेडिकल स्टाफ में जो रैंक्स होते हैं ना, उसके हिसाब से उनका यूनिफॉर्म और उनके शूज़ पाए जाते हैं। इसी तरह पुलिस स्टेशन का यूनिफॉर्म चेक करें, इनके साथ भी बूट्स चल रहे हैं। आपको मैं इसका पर्पस बताऊंगी कि उन्होंने यही जूते क्यों रखे हैं। जनाब आपको मैं बताती हूँ कि इनके मकसद ये क्या था जूते रखने का। हम जाते हैं टीवी चैनल्स पे जब मॉर्निंग शोज़ में, वहाँ पर डिफरेंट अदारों के लोगों से मुलाकात रहती है। एक बार मेरी मुलाकात हुई जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की खातून थी, और मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप लोगों का जो ये होता है अटायर होता है, उसमें बूट्स ही क्यों होते हैं, मतलब ब्लैक बूट्स क्यों होते हैं, इसमें कोई और चीज़ भी तो हो सकती है ना। तो उन्होंने कहा कि आप ना पहले तो इस
इसका मकसद समझें, हमारे काम का मकसद समझें, ठीक है। जूते में ना पर्सनालिटी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपके काम की नौइयत और उसका जो मकसद है ना वो नहीं मरना चाहिए। अब पुलिस का काम क्या है जी, आपको कॉल आ गई, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बस आपने भागना है। अब ज़ाहिर है आप हील वाली जूती पहन के तो नहीं भागेंगे, या आप फ्लैट चप्पल तो नहीं पहन के भागेंगे। 2 दिन भागेंगे, 3 दिन भागेंगे, चौथे दिन आपका पाँव आपसे पनाह मांग रहा होगा, या सूज जाएगा या फिर उसमें कॉर्न्स बन जाएंगे। तो कहते हैं कि हमें चाहिए कंफर्टेबल शूज़ जिसमें हम एनर्जी के साथ चल सकें, भाग सकें। अच्छा, आप लोगों ने एक प्रैक्टिस की होगी, सबने की होती है, जैसे ही हम ओपन फ्लैट शूज़ पहनते हैं ना, अपने घर में चलते फिरते हैं, हमें एहसास हो जाता है घर में गए, सॉफ्टी पहनी हुई है और बड़ा कैजुअल सा माहौल है। बट जैसे ही आप अपने प्रोफेशनल अटायर में या कॉलेज जाने के लिए रेडी होती हैं, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और आप बंद शूज़ पहनती हैं, तो आपको पता चलता है कि दैट यू आर एम्बिशियस एंड नाउ यू आर रेडी टू गो समवेयर, ठीक है। आपके अंदर वो एक करेज आ जाता है, कि एनर्जी आ जाता है, आपके स्टेप्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। आप जब चलते हैं तो आपके चलने में आपका बड़ा अच्छा एक पोस्चर बन जाता है। तो क्या है कि जूते में जो आपका बॉडी पोस्चर है वो बड़ा चेंज हो जाता है। इसी तरह जब आप कहीं शादी पे जाते हैं, आप कोट शूज़ पहनते हैं, तो उस वक्त देखिए कितनी फॉर्मल आपकी वॉक हो जाती है, ठीक है। मैं उस वाली वॉक की बात नहीं कर रही कि कुछ लड़कियां जो है हील्स कैरी नहीं कर सकती, ये हंस रही है, इसको समझ में आ गई है मैं क्या कह रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो तुमने, मेरा दिमाग पढ़ लिया। अब वो ऐसे 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 कमर लटक रही है, हील ज़रूर पहननी है। व्हाट शुड यू कंसिडर व्हेन बाइंग शूज़? हाँ, ये अब देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो बाय करते हुए आपने बहुत सोच के रखनी है। एक तो आपके शूज़ कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरा ऑफ कोर्स ड्यूरेबल होना चाहिए, उसका डिज़ाइन बिल्कुल, उसके ऊपर कोई बड़े से लोगोस या कोई मोटिव्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन और सॉलिड कलर में होना चाहिए। अच्छा जी, हाई क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 1 महीना जूता चला, दूसरे महीने फिर आपको जूती चाहिए। फिर दूसरा ये कि आपका जो जूता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि उसका मकसद है ना कि आपके पाँव को वो प्रोटेक्ट करे, वो अपना जो उसका मकसद है उसको पूरा करे, वो प्रॉपर्ली आपके पाँव को प्रोटेक्ट कर रहा हो, किसी भी इंजरी से आप बचे रहें। और कहीं ठुड्डा लग जाता है चलते चलते, कहीं पे आप गिरने वाले हो जाते हैं, तो आपके पाँव को सेफ रखे, ये है जूते का मकसद। जूते का मकसद वहाँ पे कंप्लीट होता है कि जब आपके पाँव की बात आती है। जनाब, पाँव की केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने कहा था कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को इससे आगे लेके चलूँ, तो जब शुड हैव कंफर्टेबल की बात है, और जो नेक्स्ट है ना मेरा शॉप फॉर शूज़ इन आफ्टरनून, इसका मकसद क्या है, इसके लिए ना मैंने ये पिछली साइड बनाई है। ये जो पिछली स्लाइड है, यानी कि ये वाली फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, ठीक है। एक होता है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, एक होता है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या चीज़ है? रिफ्लेक्सोलॉजी कहती है कि आपके पाँव के डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उनका मसाज करने से उसकी हेल्थ अच्छी होती है, और ये आपके प्रेशर पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं आपके तमाम तर जिस्मानी अंदरूनी ऑर्गन्स के साथ, जैसे आपका जिगर है, गुर्दे हैं, पित्ता है, मैदा है, मतलब आपके जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवली काम करते हैं अगर आप अपने पाँव के इन पार्ट्स के इन प्रेशर पॉइंट्स का अच्छा मसाज करें और इनकी केयर करें। प्रेशर पॉइंट्स को उठाने के बाद आपने जो है ना एक प्रैक्टिस लाजमी किया करनी है, अपनी भी करें, अपनी अम्मा की भी करें, सबको बताएं, ये बात बताने वाली है कि आपने रात को सोने से पहले ना कोई वैसलीन ले लें जो उसकी फ्रेगरेंस वगैरह नहीं होती, ठीक है, उसकी खुशबू नहीं बीच में होगी, वो आपने अपने पाँव पे उसका मसाज करना है, इतने अच्छे और प्रॉपर तरीके से करना है कि आप ये समझ लें कि आपके हर पार्ट का कनेक्शन आपके ऑर्गन से। ये जो आजकल अल्लाह मियाँ आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बचा के रखे इन बीमारियों से, हमारे बच्चे हो, आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने देखा है, सुनने में आ रहा है मेडिकली इशू एक कि जी गुर्दों में पथरियाँ हो रही हैं, यूट्रस में स्टोन्स हो रहे हैं, सिस्ट हो रही हैं, स्वेलिंग्स हो रही हैं किडनीज़ में, पित्ते में पथरी हो रही है। यार क्यों हो रही है? एक तो हमारी खुराकें वैसी हैं, ठीक है, दूसरा कि हम लोग अपनी केयर नहीं करते। सो ये जो मी टाइम होता है ना, जिसका मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ, ये मी टाइम बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अपने पाँव का मसाज करके रात को सोना है, उसके बड़े फ़वायद हैं। एक तो सबसे पहला है कि आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी, बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपको नींद आएगी। तो अगर आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है, मुझे बताना है कि आपको इससे नींद अच्छी आई है कि नहीं। देखो, एक तो बेसिक ये है कि नींद अच्छी आ रही है आपको, दूसरा आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे,
कोऑपरेटिव हो जाएंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी. जनाब, ये मैंने आपको बताया था कि बेसिकली रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब ये है कि आपका सारे ऑर्गन्स अच्छा काम करें, बट इसके साथ ये कि आपका जो पाँव है ना, उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है और वो आपकी एक प्रॉपर साख्त में रहता है. शूज़ को दोपहर में लेने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे आप दिन में मूवमेंट्स करते रहते हैं तो आपकी मूवमेंट्स का इफ़ेक्ट आपके पाँव पे होना शुरू हो जाता है. जिसका इतना पाँव है ना, वो रात को सूज के इतना हो जाता है. आपने देखा होगा कभी कभार आप रात को जूता लेकर आते हैं, कुछ दिन के बाद जब आप वो जूता पहनते हैं ना, तो वो आपको लगता है कि ओए हो इतना लूज़ है, मैंने क्यों ले लिया. तो बेसिकली वो स्वेलिंग थी जिसमें आपने उसको पहन कर देखा था और ले लिया था. दोपहर में हमारे पाँव इतने ज़्यादा स्वेल्ड नहीं होते, उन्होंने इतना चला फिरा नहीं होता, इतना काम नहीं किया होता, तो दोपहर का टाइम इज़ वेरी आइडियल टू बाय शूज़. ठीक है. दूसरा रूल जो है ना शूज़ का, वो ये कि अगर आप शूज़ पहन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी सॉक्स आपके शूज़ के साथ मैच होनी चाहिए. ठीक है जी. और उसका कलर सेम होगा. अच्छा, जब आप ख़रीद रहे हैं तो रूल ये है कि बाय करते हुए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जूता लेते हुए उसको चेक करना है. चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने जूता उठाया, उसको बैक से फ़ोल्ड करके देखा, उसको फ्रंट से फ़ोल्ड करके देखा. आपको वहीं पे पता चल जाता है कि जूते के अंदर कितना ग्रिप पाया जाता है और ये आपके पाँव को कितनी प्रोटेक्शन दे सकता है. तो ये कुछ नहीं कहते आपको शूज़ के जो आपके सेलर्स हैं, आप उनको कहीं मुझे बाय करना है तो मैं चेक तो करूँगी ना, और वो वैसे भी आपको अंदर से एक नया पीस निकाल के देते हैं, बट आपने उसकी साख्त, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर चेक करनी है. अच्छा, जूता पहनने के बाद आपने उसको चल के देखना है जिस वक्त आप बाय कर रहे हैं कि आया जब आपने उसको पहना है तो वो आपको प्रॉपर्ली फिट आ रहा है. कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो जूता अपने पाँव का साइज़ बना लेते हैं. मैंने अक्सर देखा है, वो ले जाते हैं भाई जूता दिखाएं और उसके ऊपर मैच करके देख रहे हैं ये पूरा आएगा कि नहीं. ऐसे नहीं होता. द राइट वे टू बाय इज़ कि उसको वेयर करें, उसको फील करें, आपके पाँव में चल रहा है, ठीक लग रहा है. वॉक करने का मकसद कहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है. मैं सजेस्ट इसलिए करती हूँ, मैंने 2-3 ब्रांड से जूते ख़रीदे, ये एक ही साल की बात है. ये ऐसा कोइंसिडेंस था कि जब मैंने उनसे जूते ख़रीदे तो मैं ख़रीद के आ गई हूँ और मैंने उस वक्त चल के भी नहीं देखा, उसको बस पहना और मैंने कहा ठीक है. मैंने उससे कहा जी दे दें. जब मैं घर आई और मैंने उसको, इसी तरह मेरा कोई सेशन था, मैंने जूता पहना, मैंने जब चलना शुरू किया तो क्या हुआ कि मेरी एड़ी से वो बार बार फिसल जाए, मेरा पाँव बाहर आ जाए और जूता आपका पीछे रह जाए. मैं परेशान हुई. मैंने कहा यार ये क्या. मैंने दूसरा जूता निकाला, वो एक और ब्रांड का था, उसने भी सेम रिएक्शन किया. मैं सोचूं यार क्यों हुआ है. नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि आपके पाँव बहुत ड्राई हो जाए ना, आपके एड़ियाँ, तब ये होता है कि आपकी जूती आपके पाँव को एक्सेप्ट नहीं करती और एड़ी उछल उछल के बाहर जाती है. मैंने मॉइस्चराइज़ करके भी देख लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा. फिर मैं वो लेकर गई शूज़, मैंने उनको जाके बात की, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी भेजा. तो मैंने उनसे कहा जाके कि इसकी प्रोडक्शन में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है. तो मज़े की बात जो हमें बाद में जाके पता चली कि जो डीलर था ना वो सेम था. 2 बड़े ब्रांड्स का जो डीलर था, जो सप्लायर था, वो एक सेम पर्सन था और उसकी पूरी प्रोडक्शन में ये ख़राबी आ रही थी. जब उन्होंने मुझे कहा ना कि आप मुझे वो जूता दिखाएं जो दूसरे ब्रांड का और उसमें सेम इशू आ रहा है, तो वहाँ पर ये बात खुल गई, ये तो फ़लाँ का डिज़ाइन था, इसका मतलब उसने उनको भी सप्लाई किए. तो क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जो है ना वो ख़राबी थी. तो ये इसको चलना, पहन कर देखना और वॉक करके देखना इसलिए ज़रूरी है कि बजाय आप घर आएँ और बाद में प्रॉब्लम हो, बेहतर है कि ये मसला ना हो. अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना, तो हमें ये टैटूज़ बने हुए, ये प्रिंट्स बने हुए, उसके ऊपर जो बकल्स नहीं लगे होते, बड़े बड़े बकल्स वाले जो है ना, लोहे के बकल्स वाले, वो आपके पाँव के लिए स्ट्रेस है और कुछ नहीं है. तो हैवी जूते जो है ना, और हैवी सोल्स, जिनको आपको लगता है कि हैवी सोल होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं. सोल का एक लेवल होता है, ठीक है. आपकी हील, जिस तरह कहते हैं ना कि मेडिकली प्रूवन है कि जो जूता आपने पहने उसकी हील 1/2 इंच की होनी चाहिए एटलीस्ट. वो आपके जिस्म के ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इसी तरह जो सोल है ना, उसकी भी एक लेवल है. इतने इतने बड़े सोल के जूते हैं ना, वो आपकी हील्स के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके एंकल्स के लिए अच्छे नहीं हैं. आपके एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, आपने कभी देखा है. और फिर वो ऐसे ट्विस्ट होते हैं कि आपको फ्रैक्चर तक ले जाते हैं. तो आपने बहुत केयर करनी है अपनी इस हवाले से.
ड्रेस ओकेजनली के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारा जिस तरह का ड्रेस होगा उस हिसाब से आपने जूता पहने। आप अपनी एक आइडियल वॉक सेलेक्ट कर लें, आप अपने सीनियर्स को देखें, आपको लगता है कि आपका बॉस अच्छे से वॉक करता है, आप उसको फॉलो करें। फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, लोग आपका रोल मॉडल बनने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैटर ये करता है कि आपने फॉलो किसको की है। कोई फॉलो अच्छे इंसान को ही करेगा ना, अच्छी वॉक अच्छे तरीके को फॉलो करेगा। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन होती है ख़त्म। अगर इस हवाले से कोई ऐसी बात है जो मेरे से मिस हो गई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। क्या सवाल क्या है? सैंडल्स तो बेटा आप घर में पहन सकते हैं, सैंडल्स आप बाहर नहीं पहन सकते। ख़ास तौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मैं कभी अलाउ नहीं करती कि आप ओपन किस्म के शूज़ या स्ट्रैपी शूज़ पहने। स्ट्रैपी शूज़ आप पहन सकते हैं, मामी चाची के घर जाते हुए पहन लो, वो ठीक है, वो प्रेजेंटेबल भी होते हैं। बट ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में आप बंद जूते पहने। बंद जूते से आपका पोस्चर इतना प्रोफेशनल हो जाता है ना, आपको फील होता है कि आप कुछ करने के लिए आए, आपका कोई गोल है, आप एम्बिशियस हैं, ठीक है। जब आपने खुली जूती पहनी हुई है, पाँव आपका कहीं जा रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको फील होता है आप अपने घर के बरामदे में फिर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को फॉर्मल आपने खुद बनाना है, ये नहीं है कि कोई आकर बोलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए सैंडल्स को घर के लिए रखो या अपनी सोशल गैदरिंग्स में पहन जाओ बस। जूती फॉर्मल वही है जो बंद है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? मुन्नू तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, तुम लोगों का कोई सवाल नहीं होता। बेटा पम्प शूज़ जो फ्लैट होते हैं, जिसकी 1/2 इंच हील होती है, या फिर कोट शूज़, ठीक है। और अगर आप शादी पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आप स्टिलेटोस पहने, जो फैंसी होती है ना, बड़ी हील्स और खूबसूरत स्ट्रैप वाली, वो आप पहन सकते हैं। पम्प शूज़ फ्लैट वाले, 1/2 इंच की हील हो जाए, बड़ी हद है, लेकिन इससे ज़्यादा की हील ना हो, ठीक है। बाकी चूड़ीदार पजामा है या फिर आपका वो आजकल पटियाला शलवार और इस तरह की चीज़ें, उसके साथ खुस्सा चल सकता है, वो देसी टच है। बट खुस्सा हर चीज़ के साथ नहीं चल सकता, ठीक है। शलवार कमीज़ का ये कि वो ठीक है अगर आप, अच्छा एक और बात, जितना बड़ा डिज़ास्टर आपके पाँव के लिए कोलापुरी सोललेस जूतियाँ और खुस्से हैं ना, उतना बड़ा डिज़ास्टर कुछ नहीं है आपके पाँव के लिए। बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके पाँव का, मैं आपको बता रही हूँ। आर्थराइटिस के मरीज़ बन जाओगे तुम ये 20-22 साल की उम्र में। पहनो, मोस्ट वेलकम, 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पहनो, आके उतारो, अपनी सोल वाली जूती पहन लो, क्योंकि ये तो आपके पाँव को ख़राब कर देती है, कॉन्स बन जाते हैं आपके। मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे एक दफ़ा ट्रेंड आया था ना कि वो प्रिंट बने हुए जूते और ये वो, मैंने इकट्ठे ही जाके इतने सारे ख़रीदे। उसके बाद जो मेरे पाँव का हाल था, मैं चल नहीं सकती थी, और फिर ये कितने अरसे तक ना मेरे एंकल्स में से ना टक 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 की आवाज़ आती थी। और उसके अलावा जो मेरे पाँव में अजियत थी, इतने स्वेल हो जाते थे, वो बहुत बहुत बुरी चीज़ है। सारे मुझे कहते थे, जब बड़े कहते थे ना मुझे कि तुम ये खुद से मत पहना करो, ऊपर से गुजरती थी बात मेरे। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं कहा नहीं, अब मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी, कोई खुस्सा पहने, बस इतना पहन लो कि 2-4 घंटे के लिए इवेंट पे गए और आके उतार दिया। हम कहते फ्लैट है, चलने में आसानी हो रही है, उस वक्त फॉर द टाइमिंग आसानी हो रही होती है, बट उसके बाद आपको लग समझ जाती है, पता है। बस अपने आप को केयरफुल रखो हर चीज़ को। देखो तुम्हें किसकी वॉक अच्छी लगती है, देखो तुम लोग जितने पावरफुल लोग हैं उनके चलने का अंदाज़ देखें। मैंने फिर तुम लोगों को कहा है, डाउन टू अर्थ होना इज़ समथिंग एल्स। आजिज़ी आपकी वॉक में होनी चाहिए, बट आपको क्यों लगता है कि पावर के साथ आजिज़ी नहीं हो सकती? अगर आप पावरफुल हैं तो क्या आप में आजिज़ी नहीं हो सकती? उसकी भी एक वॉक है। अपना अपना रोल मॉडल जो है ना, वो आप ढूंढ लें कौन है और उसको आप फॉलो करें, बट फिर एक को फॉलो करें। ये नहीं है कि आप फसली बटेरों की तरह कभी उसको फॉलो, कभी उसके बाद को मिक्सचर बन के ना आपकी वॉक अजीब ही हो जाएगी। समझ रहे हो ना? वो क्या लटके झटके करोगे, फिर कभी किसी को फॉलो करोगे, कभी किसी को फॉलो करोगे। एक रोल मॉडल होगा, उसी को फॉलो करोगे, और फॉलो करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है? शुक्र है। और मेरी जान, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बेटा बेल बॉटम्स के साथ, क्योंकि ये एक वेस्टर्न ड्रेसिंग का टच है, ठीक है, इसमें आपको जो है कोट शूज़ या फिर आप पहन सकते हो हील वाले सैंडल्स, हील वाले, ब्लॉक हील, ब्लॉक हील।
अच्छा, और शूज़ या फिर जब पहनती हूँ मैं आधे घंटे ज़्यादा उसको पहन नहीं सकती मुझे उससे देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, ठीक है, हमने करनी है वॉक ठीक। अगर आपकी वॉक हील पहनकर ठीक ही नहीं हो रही है तो आपने अपना कंफर्ट जोन तो देखना है ना। मैंने आपको एक बात कही है, ठीक है स्टिलेटोज और कोट शूज़ में आपकी वॉक बड़ी प्रोफेशनल लगती है, लेकिन अगर पहनकर आपने ऐसे ऐसे ही चलना है तो फिर ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, असल मकसद तो वॉक को ठीक करना है ना। तो आपका पोस्चर अगर फ्लैट में अच्छा है तो आप उसको फॉलो करो, आपको क्या ज़रूरत है। और याद रखना, जहाँ पर मेडिकल इशू आ जाता है ना वहाँ पर सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। देखो मेरा मेडिकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, मेरे आई बैग्स हैं, और मेरे आई बैग्स उस वक्त इतने हैवी हो जाते हैं जब मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे ज़रा सी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। नॉर्मली कभी सर में दर्द है, फ्लू हो गया, मेरी आंखें कहेंगी मैं फट जाऊंगी। मैंने बहुत इनके साथ स्ट्रगल किया है, मैंने बड़े मेडिकली टेस्ट कराए हैं, मेरे सारे टेस्ट क्लियर। अब मुझे लोग कहते हैं जी आप एस्थेटिक्स पे जाएं, सिरिंजों से पानी निकालेंगे। मैं कहती हूँ नहीं यार, मुझे फिर अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया क्योंकि ये मेरी इनहेरिटेंस है। मेरे फादर, मेरे दोनों फूफो, उन सबकी आंखें ऐसी। अब मैं इसके साथ क्यों इतनी अजियत में आऊँ, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। समटाइम्स पता है क्या है, लोगों ने ना मेरे चैनल के नीचे ना कमेंट्स किए होते हैं कि जी ये तो अपने आप को बड़ा समझाती हैं कि जी इमेज कंसल्टेंट हैं, पहले अपना वज़न तो कम कर लें, पहले अपनी आंखें तो ठीक कर लें। मैं कहती हूँ ये मेडिकल इश्यूज़ है, इसके ऊपर आके ना किसी का बात करना बनता नहीं। हाँ उस तरह का मेडिकल इशू होना कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, स्माइल किया, मेरे दांत टूटे हुए हैं, तो वो तो मेरे बस में है ना, वो तो मैंने उसको मेंटेन करना है ना। मैं हंस रही हूँ और मेरे आगे से दांत टूटा हुआ है, वो मेरी गलती हो सकती है, लेकिन एक ऐसा मेडिकल इशू जिस पे मेरा जोर ही नहीं चलता, अगर मैं ट्रीटमेंट्स की तरफ जाऊँ ये चीज़ ठीक होने के बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब मैंने इस चीज़ को लर्न कर लिया तो मैंने कहा मैं आई विल स्टे लाइक आई एम, मैं इसके साथ कोई अजियत नहीं करूँगी। कल को खुदा ना खास्ता मैं सिरिंजों से पानी निकलवा लें, ये एस्थेटिक सेंस मैं आपको बताऊँ, आजकल के जो हमारे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं ना बेटा, उन्होंने तो अपनी सर्विसेज सेल करनी है। अच्छे खासे इंसान को कह देंगे आपके आई बैग्स हैं, आए हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद 19-20 का आपको फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता। आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, आप सैलून जाते हैं, आपको पता है सैलून जाने के बाद सारे आपको फेशियल करने के बाद वो एंड में ना आपको मड मास्क लगा देते हैं। आपको पता है मड मास्क का क्या मकसद होता है? आप घर में भी मड मास्क लगा के देख लो या स्क्रब करके देखो, आप चिट्टे हो जाते हैं एकदम। केमिकल है ना उसमें, ये आपका ओरिजिनल मड मास्क नहीं है, उसमें भी केमिकल है। जब आपका फेशियल होता है ना एंड में, जब आपका मड मास्क होता है तो आप कहते हो उई कितना फ़र्क पड़ा है, मेरी तो स्किन बिल्कुल ग्लास हो गई है। वो ग्लास बहन इसीलिए हुई है, घर जाके लगाओ ना, होएगी कि नहीं। तो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, आपको जो मी टाइम मैं बोलती हूँ ना आप उसको गुजारो। और एक बात याद रखना, बड़ा शौक होता है जी पेडिक्योर करवाने का, मैनीक्योर कराने का, बेड़ा गर्क हो जाता है आपके पाँव का। पेडिक्योर आप अगर करवाएं तो किसी अच्छे सैलून से करवाएं। नॉर्मली क्या होता है, पिछले दिनों ना मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, एक सैलून में पेडिक्योर करते हुए उन्होंने खातून का नाखून इतना बुरा स्क्रैच कर दिया है कि उन्होंने मुझे दिखाया कि ऑलमोस्ट स्किन को छोड़ चुका है मेरा नाखून, स्किन को छोड़ गया है नाखून, बिल्कुल एज पे इतना कि बस वो कहती है कि मैं खींचूंगी वो उतर के हाथ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ये मेडिकल इशू है, इसको मैं ट्रीट नहीं कर सकती। देखो मेरे पास लोग आते हैं कि मैं एज इमेज कंसल्टेंट डील करती हूँ, आप तो बेसिक पढ़ लेते हो ना, आप बेसिक पढ़ते हो। मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, जिस तरह आप आओगी, आप कहोगी जी चलो ये मेरा फेस शेप है, ये मेरी बॉडी टाइप है, ये मेरी वेन कलर है, अब आप बताओ कि मैं कौन से ग्लासेस पहनूं, मेरे नेक का कट क्या होना चाहिए, मेरी कलर पैलेट क्या है कपड़ों की, मैंने जूते कैसे पहनने हैं, मेरे मेकअप कैसा होगा, मेरी ज्वेलरी कैसी होगी, मेरा ये प्रोफेशन है। उसकी एक प्रेजेंटेशन बनती है, 34 स्लाइड के ऊपर वो होती है, वो एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, मैं माशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी कंसल्टेशंस आती है, मैं ऑलमोस्ट हर वक्त बिज़ी रहती हूँ। मुझे ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, आप यकीन करो, जितने जो है ना मुझे सैलून के डिफ़ॉल्टर्स, जितने मसाइल हैं वो सैलून से शुरू हो रहे हैं। मैनीक्योर करने लगे हैं, आपके नाखूनों का बेड़ा गर्क कर दिए, स्क्रैच इतना किया कि नाखून रह ही नहीं गया, बस नाखून की शेल रह गई है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बड़ी सुहानी लग रही होती हैं कि आपने जाना है मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना है, कुछ नहीं रखा हुआ मैनीक्योर पेडिक्योर में। घर बैठ के अपने आप को करो
ठीक है, आजकल इतने टोटके आ गए, और मैं यकीन से बताऊं, देसी टोटकाज आर बेस्ट। आपको पता है हमारी माओं के बाल कितने अच्छे थे, ऐसे लंबे लंबे घुंघराले बाल। आजकल हम गंजे हो गए ट्रीटमेंट्स करा करा के। मेरे साथ अभी क्या हुआ है बच्चों, मेरी इतने लंबे बाल थे, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, मुझे पीआर के पैकेजेस आते हैं ना, तो वो लालच आ जाता है, किसको नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ। मैं एक्चुअली उसी सैलून के साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उस दिन शायद लड़की चेंज थी जिसने मेरे बालों पे कैरेटिन ट्रीटमेंट किया। उसको पता था कि मैंने 4 दिन पहले ना हेयर डाई लगवाया है। उसने मेरे बालों को ट्रीटमेंट किया ये कह के कि हम कैरेटिन करने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा ट्रीटमेंट मुकम्मल होता है तो वो मुझे कहते हैं कि जी हम आपके ना बाल वॉश करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, बाल वॉश करने हैं। बाल वॉश करके उन्होंने मुझे कहा बस ड्राई कर दिए, अब आप जाएँ। अच्छा, मैं घर आई ना तो मैंने देखा, मुझे लग रहा है मेरे बाल ठीक नहीं है। शाम तक जब बाल प्रॉपर ड्राई हो गए ना, तो मैंने फील किया कि वो जो कपड़े धोने वाली कूची होती है ना, मेरे बाल तो वो हो गए थे। मैंने कहा ये तो मैं आराम से जाके अपने किचन में बर्तन धो सकती हूँ, इससे तो इस तरह के हो गए हैं। मैं तो जाके मैंने अपने घर वालों को दिखाया, ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरी जो नंद है उन्होंने मुझे कहा कि ये तो आपके बाल को केमिकल लग गया, तो ख़राब हो गए हैं। मैंने कहा बाजी अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तुम कहाँ पे गई थी। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा बेस्ट वे कि तुम उनको कॉल करो। मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा आप आ जाए, हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। लो बच्चों, मैं एक दफ़ा ट्रीटमेंट लेने के लिए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे मायोनीज़ लगाई और थोड़ी देर के लिए बाल सही हो गए। अब मैं वहाँ से ना एक सैलून में चली गई, इधर मॉडल टाउन में है, कोई रहमान के रहीम टाइप का। मैंने जाके उसको दिखाया, उसने मुझे कहा इसका एक ही हाल। अच्छा, इससे पहले मैं बहुत सैलून्स में फिर आई थी। उसने कहा देखें हर कोई आपको पागल बनाएगा। अच्छा, कोई सैलून कह रहे हैं इसके ऊपर ना उन्होंने तो कैरेटिन नहीं किया, उन्होंने तो रिबॉन्डिंग कर दी है, कोई कह रहे हैं उन्होंने तो एक्सटेंसो कर दिया। आप बैठे, हाँ आप हमें 15,000 रुपया दें, हाँ हम आपको ना दोबारा कैरेटिन करते हैं। इन्होंने मुझे कहा देखिए लोग तो अपना चूरन बेचेंगे, वो तो कहेंगे आ जाएं दोबारा हम इसके ऊपर केमिकल लगाते हैं, ये अब ठीक नहीं होंगे, अब इसका एक ही हल है। मैंने कहा क्या हल? अब बाल मेरे काफ़ी लंबे थे। कहते अब रोएंगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, आप बता दें हल क्या है। कहते आपको बाल कटवाने पड़ेंगे। आपको पता है मैं अब तक 3 दफ़ा अपने बाल कटवा चुकी हूँ, 3 टाइम्स। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो मेरा केमिकल है ना, उसका इफेक्ट ही नहीं जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि वो ऊपर आ जाता है, मैं कटवाती हूँ वो फिर ऊपर आ जाता है, फिर वो लंबे होते हैं, मैं फिर वो कटवाती हूँ, फिर वो ऊपर आ जाता है। मैंने सबसे कहा, मैंने कसम खा ली मैंने कोई हेयर ट्रीटमेंट में नहीं जाना। मतलब इनके लिए तो आप समझ ले कुर्बानी का बकरा है। आप इनके हाथ चढ़ गए, आपने कुछ भी कराना है ना तो पहले आपने उससे पूछना है ये क्या करने जा रही हो। अच्छा, मुझे याद है मैं ना गई दुनिया टीवी, तो मैं मॉर्निंग शो के लिए रेडी हुई थी। तो मेकअप रूम में मुझे बच्चा पूछता है कि मैम मुझे ना, मैं आपको उसने आपका कौन सा ट्रीटमेंट किया? मैं कहा मुझे नहीं पता। कहते जब मैं आपको ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताता हूँ आपने ओके करना है। उसने क्या किया, जब उसने मुझे बोला ना कि उन्होंने आपके बाल वॉश करके बस हल्का सा ड्रायर मारा और आपको भेज दिया, या फिर उन्होंने वो जो ट्रीटमेंट लगाया था उसको इन्फ्यूज़ किया। देखो मुझे नॉलेज की बात पता चली, अब मैं तुम लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि तुम लोगों को भी पता हो। मैंने कहा नहीं, उन्होंने इन्फ्यूज़ तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो बाल वॉश करवा दिए थे। उसने बोला मैम उन्होंने बड़ी ज़्यादती की। जो कैरेटिन ट्रीटमेंट है ना, वो आपको लगाने के बाद कैरेटिन उसको उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं विद स्ट्रेटनर। आपके बालों के अंदर वो कैरेटिन चला जाता है और फिर वो 2 दिन तक आपको कहते हैं अब आपने बाल वॉश नहीं करने। कहते ये आपको अगले दिन बुला के दोबारा आपके बालों में केमिकल लगा रहे हैं। तो कहते हैं मैम उन्होंने कैरेटिन नहीं किया, टोटल प्रोसीजर डिफरेंट किया उन्होंने, तभी तो आपके बालों का ये हाल हुआ है। वो सारे शॉक्ड हो गए ना देख के, मैम आपके तो बाल इतने अच्छे थे, क्या करके आ रहे हो? जब मैंने बताया ना, मैं लिटरली शुरू में तो मैं इतनी अपसेट थी कि मैं रोने वाली हो जाती। इतने लंबे बाल, और वो 3 दफ़ा मैं अब तक कटवा चुकी हूँ, लेकिन उसका केमिकल का इफेक्ट नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि आपको ना खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं जाके बैठ गई, मैंने उससे पूछा ही नहीं भाई ये कैरेटिन का ट्रीटमेंट उसका प्रोसेस क्या होगा। वहीं पे बंदा पकड़ लेता है। वो कहते हैं ना जी हम इसको इन्फ्यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होता है, कुछ आप अपनी रिसर्च वर्क करके जाते हो। जहाँ पे आप रिसर्च नहीं करते, अगला कहते हैं आ गया भाई इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अक्सर सैलून्स पता है क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को काम सिखाने के लिए नए नए बच्चे रख लेते हैं उनको सिखाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहते हैं अच्छा चलो अब कोई कस्टमर आता है ना उस पर अप्लाई करके मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लो जी ये प्रैक्टिस हो रही है आपके ऊपर।
तो छोटे छोटे सैलून्स की तरफ तो आपने जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रिकमेंडेशन की बेस पे आप जाएं, आपको पता हो कि ये सैलून अच्छा काम कराता है, बस आप कभी भी ऐसे मुंह उठा के ना किसी छोटे सैलून के पास ना जाएं। बस अपनी बहुत केयर करें, लर्निंग करें, हर वक्त सीखते रहें, एक दूसरे के साथ बातें किया करें। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो सीखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, वो सोशल होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो सिर्फ सुनते रहते हैं, वो अपने व्यूज़ नहीं, अपने सवाल नहीं करते। जो खुद से सवाल करता है ना, सीखता वो ज़्यादा है। छोटे बच्चे क्यों इतना सीख रहे होते हैं? क्योंकि वो सवाल बहुत कर रहे होते हैं। हम बड़े होते हैं, हम कहते हैं मिशाउर ही बड़ा है, हम सिखाने वाले, हम क्यों सीखे, हम तो नहीं सवाल करेंगे। ये गलत एटीट्यूड है।